हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज मिलने की एक वाजिब वजह भी है और कारण भी है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, मई ख़त्म होने जा रहा है और जून स्टार्ट होने वाला है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, एक महीना ख़त्म होता है तो दूसरा महीना चालू होता है। लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आगे के जो भी महीने हैं, वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं। कई लोग सोचते हैं, जैसे कि वीडियो का शीर्षक है, हाउ टू क्रैक योर फर्स्ट एग्ज़ाम। तो सब लोग ये सोचते हैं यार प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन जाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यूसली। तो अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाता है कि एक बार बस एग्ज़ाम निकल जाए फिर तो ज़िंदगी के मज़े ही मज़े हैं, फिर तो रेस्ट ही रेस्ट है, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आपका सबसे बढ़िया तरह से काटा जा रहा है। ये मैं आपको स्वाभाविक बता सकता हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस से मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी दूसरी तीसरी जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आप जब जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास चैलेंजेस और बढ़ते हैं, क्योंकि आपको जॉब को भी टाइम देना है और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है, और आपको उस बंदे से भिड़ना है जो कि 24 घंटे पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम को डेडिकेट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसे कौन से एग्जामिनेशन है जो आने वाले हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके लिए आपने स्पेशली वीडियो बनाया। देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम है 7 जून को, डीएसएसबी एई का एग्ज़ाम भी 30 जून के आसपास, 22, 23, 30 जून को है। इसके अलावा यूपीएससी 16 जून। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन और भी, जैसे आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी जोधपुर के भी नोटिफिकेशन बीच में आए थे, तो उसके भी एग्जामिनेशन मुझे लग रहा है कि अब इनके आ जाएंगे, डेट आने वाली होगी इनके भी, तो विद इन 4 मंथ्स में इनकी डेट आ जाएगी। साथ ही साथ यूपीएससी की आइसोलेटेड वैकेंसीज निकली थी, साइंटिफिक ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनकी भी डेट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप एग्ज़ाम डेट आने के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, सीबीएसई ने वैकेंसी निकाली है, सीबीएसई का सिलेबस स्पेसिफिक है। आप अगर एसएससी को प्रॉपरली थोरो करते हुए जा रहे हैं, मतलब एसएससी की आपकी प्रिपरेशन, अब कई लोग बोलते हैं कि सर आप एक चीज़ बताइए, अब आज से मैं एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं बोलूँगा, अगर आप आज से भी एसएससी स्टार्ट कर रहे हो, आज 28 तारीख है, पेपर है 7 तारीख को, अभी भी 10 दिन है। 10 दिन के लिए आप भूल जाओ आप कौन थे, क्या कर रहे थे, अभी के लिए भूल जाओ। आप 10 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लो, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज एक एक घोट मारो। आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, रोज 6 घंटे सोते होगे, 8 घंटे सोते होगे, अभी 10 दिन के लिए 4 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा? आप मर जाओगे? नहीं, आप मरोगे नहीं, कुछ दिक्कत आएगी तो वो बाद में ओवरकम कर ली जाएगी। लेकिन आप एक चीज सोचिए, वो आपके 4 घंटे की नींद, वो आपका बार बार जगना, वो आपका लगातार प्रिपरेशन करना, आपको फाइनली एग्जाम निकाल के दे देगा। और एक बार प्री क्लियर हो गया, फिर आपको मेंस के लिए आप प्रॉपरली फोकस्ड कर सकते हो। एसएससी का देखिए एक ही खेल है। मैं एसएससी मेरा 2 बार क्वालिफाइड कर चुका हूँ, मैं प्री मेंस दोनों बार लिख चुका हूँ। एक बार भगवान की कृपा से मुझे डिपार्टमेंट भी मिला था, बीआरओ। तो एसएससी का देखिए सबसे बड़ा दिक्कत एसएससी के साथ पता है क्या आती है? एसएससी आप पूरी जी जान से, आप पूरा डेडिकेशन से एसएससी प्री लिखते हो, एसएससी प्री क्वालिफाइड करते हो। प्री में बताऊंगा कैसे क्वालिफाई करते हैं। मेंस लिखते हो, मेंस क्वालिफाई करते हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और फाइनली आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है बीआरओ। कई लोगों के लिए बीआरओ ड्रीम जॉब भी हो सकती है, लेकिन कई लोगों को बीआरओ पसंद नहीं होता, उनका प्रेफरेंस नहीं होता है। तो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन फिर से तो ओवरऑल कहाँ पे आ गई? जीरो पे आ गई। ऐसी सोच अगर आपकी है तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया तरह से काट रहे हो। आपकी प्रिपरेशन जीरो पे आ ही नहीं सकती। मैं जब आरआरबी का एग्जाम दे रहा था, जब मैंने रेलवे की प्रिपरेशन, मैंने रेलवे की कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं करी। मैं एमटेक के फाइनल ईयर में था, मैंने आरआरबी का फॉर्म आया, मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया, टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाई, उसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं किया। टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ मेरा आरआरबी का जेई का प्री निकला, उसके बाद एसएससी का जेई का प्री का एग्जाम आ गया तो वो भी निकल गया, उसके बाद झारखंड पीएससी का प्री आया, वो भी निकल गया। अब ये कंटिन्यूसली मेरे एग्जाम क्यों निकलते चलेगा? देखिए, ये है फ्लो, इसे फ्लो कहते हैं। एक बार आप फ्लो के साथ बह गए ना, तो आप बहते ही चले जाओगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलते हैं ना, फ्लो के साथ जो बह गया सो बह गया। तो यही होता है आपके साथ। एक बार आपने फोकस्ड होके अपने पूरे सब्जेक्ट्स एक बार क्लैरिफाई कर लिए, अच्छी तरह से तैयारी आपने कर ली ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
एसएससी में जो लोगों के सब्जेक्ट पहले से प्री क्लियर हैं, मतलब जिन्हें सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जिन्हें केवल और केवल रिवाइज करना है, वो आज से ही, अभी से ही इस चीज़ को मान लें कि उन्हें पर डे ना करते हुए भी कम से कम 3 से 4 फुल टेस्ट तो लगाने ही हैं। और उसके साथ ही साथ जो कन्वेंशनल, जो अपने छोटे टेस्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चंस के, वो बहुत सारे लगाने, जितने लगा सकते उतने लगाने हैं। तो आपको क्या होगा, एसएससी के डेट आते आते आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, एसएससी के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो ट्रिक आपके पेपर में मेरे तो बहुत काम आई, शायद आपके में भी काम आएगी। देखिए, एसएससी के पेपर को सॉल्व करना होता है फेज वाइज। कैसे? सबसे पहले चलता है फेज वन में आपने सारे क्वेश्चन जो आपके आंखों देखे आंसर आप टिक कर मारे हो। देखिए, अब मैं आपको एक और काम की चीज़ बताता हूँ। एसएससी में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एसएससी में प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्वेश्चन आया, उसमें ऑप्शंस आए और मैंने डायरेक्टली ऑप्शंस देख के, रिसेक्शन और भी कई सारे ऑप्शंस थे, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा था, डायरेक्टली ऑप्शंस देख के मैंने टिक कर दिया और मेरा वो आंसर सही था। एलिडेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टफ कंपास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने देखा केवल क्वेश्चन, मैंने केवल ऑप्शन देखे और टिक कर दिया। इतनी प्रैक्टिस मेरी हो गई थी। तो एसएससी विन बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली। आप जो शुरुआत का 100 नंबर है उसमें आप एप्टीट्यूड रीजनिंग में क्या कहते हैं, अपने जीएस में वैसे नहीं खींच पाते थे मार्क्स, लेकिन एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप उसमें खींच लोगे नंबर किसी तरह भी। लेकिन बाकी के 100 मार्क्स तो आपका खुद का बेस है, टेक्निकल है, और वहीं से आपको नंबर निकालने हैं। और देखिए, आपको तो किसी तरह भी अभी आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए, किसी तरह भी मेरा प्री क्वालिफाइड हो, मेंस में मैं अपनी पूरी शिद्दत से लड़ूंगा और कोशिश करूंगा निकालने की। तो देखिए, अगर आप प्री लिखने जा रहे हैं एसएससी का, जेई का प्री, तो मैं जो आपको एक बिल्कुल रामबाण इलाज बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है एसएससी का पेपर लिखने का, और ये बिल्कुल कारगर तरीका है, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर है, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। मैंने एसएससी में 12th क्लास के बाद से ही लिखता चला आ रहा हूँ। जब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे तब भी मैं एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन लिखता रहता था, सीएचएसएल लेवल के लिखता रहता था, ताकि मुझे मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब भी मैं एसएससी के एग्ज़ाम लिखता रहा। उसमें से कई एसएससी में नहीं निकाल पाया शुरुआत में, लेकिन जब मैंने निकालना शुरू किया तो अभी तक मेरा ईश्वर की कृपा से एक भी एसएससी नहीं रुका, सारे एसएससी निकलते चले गए। तो इसलिए मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपकी ऑनलाइन स्क्रीन चालू होगी, तो स्क्रीन चालू होते ही जो ऑप्शन देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये है, इस फ्लो में चलो, टिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ, ना करते हुए जो आंसर, मतलब क्वेश्चन देख के आप आंसर टिक कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आप ना करते हुए भी 70 से 80 क्वेश्चन बना ही लोगे फर्स्ट फेज में। और ये फर्स्ट फेज आपका कितना, आधा घंटे से ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से 40 मिनट लेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स, ये आपकी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, 30 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है, वो सेकेंड फेज में चलाओ। उसके बाद आप कम से कम पहुंच जाओगे 130-140 क्वेश्चन में। और जब आखिरी के आपका आधा घंटा बचेगा पेपर में, तो आखिरी के आधे घंटे में आप वो क्वेश्चंस लगाओ जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, और जितना भी होगा वो सब बोनस होगा। आप 160-170 प्लस क्वेश्चन खींच के ले गए, आपकी एक्यूरेसी अगर 22%, क्या कहते हैं, आपके रॉन्ग अगर 22% या 25% भी रॉन्ग होते हैं, तब भी आप एक्यूरेसी 70 से 80% तक खेल गए, 80% एक्यूरेसी भी आप खेल गए ना, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है प्री में। तो यही एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो। और देखिए, मैं आपसे बहुत सीधी सी बात करूंगा, जो लोग ये सोच रहे हैं, जो बार बार अपने आप को ये सोच के अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई आप तो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ फिर से उतना ही कट ऑफ निकालना इतना पॉसिबल नहीं होता, इतने सारे पेपर्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, आप पहले भी तो टाइम देते थे ना अपने आप को, और अब भी आप टाइम दे रहे हो। आप ये सोचिए, मान रहा हूँ कि जो फ्रेशर आदमी है, जो पहली बार पेपर लिख रहा है, जिसके पास अभी फिलहाल में जॉब नहीं है, और जो पूरी तरह से 24 आवर्स एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपके पास ज़्यादा है ना। आप पहले के क्वेश्चन पेपर लिख चुके हो, आप पहले के क्वेश्चन आंसर समझते हो, कैसे क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आप समझते हो। आप उस कंडीशन को पहले भी फेस कर चुके हो और उस कंडीशन से निकल चुके हो।
तो अगर आप ये दिमाग में बैठा चुके हो कि अगर मेरा जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, नहीं निकलेगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हो। आपको बस ये या ध्यान रखना है कि अभी प्रिपरेशन ऐसी चलते रहिए, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, निकलेगा तो 100%, और एक ना एक दिन ज़रूर निकलेगा। इतना तो मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। मेरे भी शुरुआत में काफ़ी एग्जामिनेशन नहीं निकलते थे, लेकिन जब ईश्वर की कृपा हुई, जब मैंने सही अप्रोच समझा कि किस तरह से क्या क्या करना है, तब मेरे कंटिन्यूसली निकलते चले गए। मेरे उसी साल एमपीपीएससी प्री भी निकला, या जेपीएससी प्री भी निकला, एसएससी भी निकला, आरआरबी भी निकला। और उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके बाद जब मैं आरआरबी के ज्वाइन कर लिया, उसका मेरा क्या कहते हैं एमपी का जो मेरा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्ज़ाम था वो भी निकला। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। जॉब कभी भी आपका वो नहीं होती, आपका ड्रॉबैक नहीं होता कि जॉब है तो उसकी वजह से आपको तैयारी में दिक्कत आ रही है, तो आप ये चीज़ तो भूल जाओ। और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको तरीका बताया है, एक बार आप एसएससी में अपना के देखो, और अभी कुछ मत करो। अभी अगर आपके सब्जेक्ट पहले से रिवाइज्ड है ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, और दे दनादन टेस्ट लगाते चलो। कुछ दिनों के लिए सोना छोड़ दो, खाना पीना कम, जो भी जैसा भी आपको जैसा लगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपकी आंखों से अगर 10 दिन भी नींद ओझल हो जाती है और वो आपको ज़िंदगी भर का सुकून दे जाती है, तो ऐसी नींद तो नहीं लें तो बढ़िया ही है ना। तो ये बात मान के चलो। तो ऑल द बेस्ट गाइस। हाँ, लेकिन इस वीडियो के साथ मैं अपनी एसएससी की सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करूँगा। जो भी एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे, मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा, वीडियोस के थ्रू बनाता रहूँगा। एसएससी एग्ज़ाम के बाद भी वीडियोस चलते रहेंगे, क्योंकि एसएससी के बाद डीएसएसबी का एईबी है, सीबीएसई के भी एग्जामिनेशंस हैं, और उसके बाद भगवान ने चाहा तो बाकी एग्ज़ाम भी अपनी डेट क्लियर करेंगे, तो आते रहेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन आएंगे, एग्जामिनेशन क्या नोटिफिकेशन आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक।